हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से देखे जाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस कई एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर है उनसे लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से किस में लार्वा और प्यूपा प्रावस्थाएँ नहीं होती है। ऑप्शन ए है रेशम का कीट, देन ऑप्शन बी लाख का कीट, ऑप्शन सी घरेलू मक्खी और ऑप्शन डी मधुमक्खी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लार्वा और प्यूपा प्रावस्था होती क्या है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ जो कीट होते हैं या उभयचर होते हैं उनके अंदर कायांतरण की प्रक्रिया के दौरान, कायांतरण मतलब भ्रूण से पूरा शरीर बनने की प्रक्रिया के दौरान कुछ अवस्थाएं पाई जाती है और ये 4 अवस्थाएं होती है, जिनमें फर्स्ट या पहली अवस्था होती है भ्रूण। भ्रूण बनता है, देन भ्रूण से बनता है लार्वा या जिसको अपन बोलते हैं डिम, देन डिम से बनता है प्यूपा और प्यूपा से पूरी बॉडी बनती है जिसको अपन बोलते हैं पूर्ण कीट। तो इस तरह से ये 4 प्रावस्थाएं होती है कीटों के अंदर या उभयचर के अंदर। इनमें से किस किस के अंदर होती है तो रेशम का कीट, घरेलू मक्खी, मधुमक्खी, देन केकड़ा, तिलचट्टा, मच्छर, कन खजूरा, इन सब के अंदर ये 4 प्रावस्थाएं पाई जाती है। तो इनमें से रेशम का कीट, घरेलू मक्खी एंड मधुमक्खी के अंदर ये होती है, जबकि लाख के कीट के अंदर लार्वा और प्यूपा प्रावस्था नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर होता है ऑप्शन बी। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया है कि एक द्रव्य में गहराई, अधिक गहराई पर दाब होता है। तो हमेशा याद रखना, जो दाब होता है वो गहराई के समानुपाती होता है। दाब क्या होता है? गहराई के समानुपाती होता है। मतलब अगर किसी द्रव्य की गहराई बढ़ेगी तो उसका वजन बढ़ेगा और वजन बढ़ने के कारण दाब भी बढ़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सेकंड के अंदर दे रखा है सेम, देन ऑप्शन थर्ड के अंदर दे रखा है अधिक और ऑप्शन 4 के अंदर दे रखा है कम। तो मैंने बताया था गहराई बढ़ने पर दाब बढ़ता है, तो इस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। देन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, साइनोकोबालेमाइन निम्न का रासायनिक नाम है। ऑप्शन फर्स्ट विटामिन B6, ऑप्शन सेकंड विटामिन B12 है, ऑप्शन थर्ड विटामिन B1 एंड ऑप्शन 4 विटामिन B2। तो सबसे पहले बात करें B6, तो B6 का जो रासायनिक नेम होता है वो होता है पायरिडोक्सिक या पायरिडोक्सिन। देन B12 का केमिकल नेम होता है साइनोकोबालामाइन। तो अपने क्वेश्चन 3 का राइट आंसर मिल गया। ऑप्शन सेकंड विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबालामाइन। देन देख लेते हैं B1 का केमिकल नेम होता है थायामीन एंड B2 का केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, पत्तियों में हरा वर्णक कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सेकंड एंथ्रोसाइनिन, ऑप्शन थर्ड क्लोरोप्लास्ट एंड ऑप्शन फोर्थ क्लोरोफिल। तो फर्स्ट तो नहीं होगा। देन सेकंड की बात करें एंथ्रोसाइनिन, तो एंथ्रोसाइनिन क्या होता है? एक वर्णक होता है जो पेड़ पौधों के अंदर या जो फूल्स होते हैं या जो फल होते हैं उनको रेड ब्लू कलर प्रोवाइड करने का काम करता है, तो एंथ्रोसाइनिन भी नहीं होगा। देन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को अपन बोलते हैं हरित लवक, जो कि कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक कोशिकांग होता है और प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। ये क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके उससे भोजन निर्माण का काम करता है। देन ऑप्शन 4 के अंदर दिया है क्लोरोफिल या पर्णहरित। पर्णहरित एक वर्णक होता है जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि जब एक वस्तु का एक समतल दर्पण की ओर गति करवाई जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो समतल दर्पण और प्रतिबिंब के कुछ नियम होते हैं। मैं बता दूं कि समतल दर्पण पर जब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो सीधा और आभासी होता है। पहली चीज़ सीधा और आभासी होता है। दूसरी चीज़ वस्तु और प्रतिबिंब का आकार समान होता है, वस्तु और प्रतिबिंब का आकार समान होता है। और थर्ड बात कि दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। मीन्स जब वस्तु दूर जाएगी तो प्रतिबिंब भी दूर जाएगा और जब वस्तु पास आएगी तो प्रतिबिंब भी पास आएगा।
अब ऑप्शन देखते हैं, अपने फर्स्ट ऑप्शन में दिया है प्रतिबिंब वस्तु से दूर की ओर गति करेगा, तो गलत है। जब वस्तु दर्पण की ओर गति करेगी तो प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर गति करेगा। देन सेकंड दे रखा है प्रतिबिंब वस्तु के समीप आता जाता है। सही बात है कि जब वस्तु दर्पण की ओर गति करेगी तो प्रतिबिंब भी समीप आएगा, तो राइट आंसर हो गया सेकंड। देन थर्ड दे रखा है प्रतिबिंब का आकार बढ़ जाता है, तो मैंने बताया वस्तु और प्रतिबिंब का आकार समान रहता है, तो ये नहीं हो सकता। देन फोर्थ के अंदर प्रतिबिंब का आकार कम हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि वस्तु और प्रतिबिंब का आकार हमेशा समान रहता है। देन क्वेश्चन नंबर 6, मानव उत्सर्जी युक्त अपशिष्ट जल कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट प्रणालियाँ, ऑप्शन सेकंड गंदगी, ऑप्शन थर्ड मलमूत्र एंड ऑप्शन फोर्थ सीवेज। तो मानव स्टूल और यूरिन से युक्त या अपशिष्ट से युक्त जो जल होता है उसको कहा जाता है सीवेज। क्या कहा जाता है? सीवेज। और एक चीज़ और पूछी जाती है कि अगर मानव उत्सर्जी रहित जो जल होता है, जैसे अपने किचन का वेस्ट हो गया, उसको कहा जाता है स्लज। दोनों के अंदर डिफरेंस है, ये दोनों ही पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर कि मलमूत्र युक्त जो जल होता है उसको कहते हैं सीवेज, और मलमूत्र के बिना जो किचन का जल होता है उसको अपन कहते हैं स्लज। देन क्वेश्चन 7, निम्न में से कौन सा अपर्दन का कारक है? तो मृदा अपर्दन के कारक होते हैं जैसे ढलान की ओर कृषि करना, या जो कृषि की तकनीक होती है वो सही नहीं होना, या वनों की कटाई होना, या बहता हुआ जल, ये क्या होते हैं? अपर्दन का कारक होते हैं। तो इसके अंदर जल दिया है तो वर्षा जल या रुका हुआ जल अपर्दन का कारक नहीं होता। देन सेकंड वन ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है कि पहाड़ों से जो बर्फ की चट्टानें नीचे की ओर धंसती है तो वो पिघल कर क्या होता है? पानी बन जाती है और बहती है। तो बहता हुआ पानी क्या करेगा? मृदा को अपने साथ लेके जाएगा, मीन्स मृदा अपर्दन का कारक होगा। देन पादप मूल मृदा अपर्दन को रोकने का काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर होता है ऑप्शन सेकंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कवक द्वारा होने वाला रोग है? ऑप्शन फर्स्ट छोटी माता, ऑप्शन सेकंड टीबी अथवा क्षय रोग, ऑप्शन थर्ड कैंसर एंड ऑप्शन फोर्थ एस्परजिलोसिस। तो बता देता हूँ आपको, छोटी माता जिसे अपन बोलते हैं चिकन पॉक्स, क्या कहा जाता है? छोटी माता को कहा जाता है चिकन पॉक्स, और ये विषाणु जनित रोग होता है या वायरस से होने वाली बीमारी होती है जिसका रोगजनक कारक होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये वायरस से होने वाली बीमारी है। देन ऑप्शन सेकंड के अंदर टीबी, या जिसको अपन कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस, या तपेदिक रोग या क्षय रोग, तो ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी होती है जिसका रोगजनक कारक होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और ये हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है। फेफड़ों के अलावा बाकी सारे अंगों के अंदर, दूसरे अंगों के अंदर भी हो सकती है, तो ऑप्शन सेकंड में नहीं है। देन ऑप्शन थर्ड कैंसर, तो कैंसर किसी वायरस बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी नहीं है, इसके कई कारण होते हैं जैसे अपनी लाइफ स्टाइल, केमिकल्स, रेडिएशन, वो सारे कैंसर के कारण होते हैं। इसके बाद ऑप्शन फोर्थ के अंदर दे रखा है एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस एक फंगस से होने वाली, कवक से होने वाली बीमारी है जिसका रोगजनक कारक होता है एस्परजिलस। रोगजनक कारक होता है एस्परजिलस, और ये हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है अपने आंसर 4, एस्परजिलोसिस क्या है? कवक से होने वाली बीमारी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन शरीर के ताप को कम करती है? ऑप्शन फर्स्ट एस्प्रिन, ऑप्शन सेकंड क्लोरोक्विन, एंड ऑप्शन 3 क्यूनेन, एंड ऑप्शन 4 पेनिसिलिन। तो सबसे पहले एस्प्रिन की बात करें तो एस्प्रिन दर्द निवारक और ज्वर नाशक औषधि है, मीन्स दर्द को कम करने का और बुखार को कम करने का काम करती है। तो अपने आंसर मिल गया क्वेश्चन का कि शरीर का ताप कम करने का काम कौन करती है? एस्प्रिन। देन सेकंड के अंदर दे रखा है क्लोरोक्विन, एंड थर्ड के अंदर क्यूनिन। तो क्लोरोक्विन और क्यूनिन दोनों ही मलेरिया की औषधियाँ हैं। किसकी है? मलेरिया की। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि क्यूनिन कहाँ से प्राप्त होती है? तो क्यूनिन सिनकोना नाम के पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है, और भारत इसका बहुत बड़ा निर्यातक देश है। अभी हाल ही में जो बीमारी चल रही है कोरोना, उसके इलाज के लिए क्यूनिन यूज की जाती है, और अभी भारत ने अमेरिका को ये दवाई बड़ी मात्रा के अंदर निर्यात भी की थी। देन ऑप्शन 4 के अंदर दे रखा है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक औषधि होती है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक औषधि होती है, और ये भी याद रखना कि सबसे पहले खोजी गई एंटीबायोटिक औषधि कौन सी है? पेनिसिलिन। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये थे आज के अपने जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।